Hello guys, good morning to all. My name is Shivam Tyagi. Welcome to Study Funda. Today is 16 July 2020 and this is our newspaper analysis. Let's start the session. Our first news is हाँ, ये वही इंडिया चाइना के बीच में अभी बातचीतें चल रही हैं। करीबन मैं आपको डेली बताता रहता हूँ कुछ इंडिया चाइना के बारे में। आज इसमें नई चीज़ बताने वाली बात आ गई है कि डिसएंगेजमेंट टॉक चल रही है, तो आपको पता ही है। इसमें एक ग्रुपिंग का जिक्र हुआ है, ये चाइना स्टडी ग्रुप। तो इससे क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि इससे अभी चाइना का जिक्र बहुत हो रहा है। तो चाइना स्टडी ग्रुप क्या है? तो चाइना स्टडी ग्रुप कुछ नहीं है, एक कैबिनेट कमेटी ने बनाया था, सेटअप इन 1976 बाय कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। इसने ही बनाया था। क्यों बनाया था? ताकि हम पॉलिसीज जितनी भी हमें चाइना के से बात करनी है, जितनी भी एडवाइजरी करनी है, जो भी बातचीत करनी है चाइना से, वो हम इसके थ्रू कर सकें, बाय चाइना स्टडी ग्रुप। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ये ध्यान रखना है इसे किसने बनाया था। तो सीसीएस कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने बनाया था, और ये चाइना से जितनी भी हमें पॉलिसी बातचीत करनी होती है वो ये करता है। तो बस इसमें दो चीज़ जानने वाली, इसी में आज जिक्र हुआ था, तो ये मैंने आपको बता दिया। एक ये 2 दिन पहले एक कमेटी का और जिक्र हुआ था, तो आप इसको और ध्यान रखिए। मैंने आपको वैसे बताया था, जो मेरे को कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं उनको ये पता होगा। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर, ये भी एक बातचीत का जरिया है। इसमें क्या है, इसमें कौन कौन मिलता है? इसमें जो है, ये जो ऊपर वाली है, इसमें तो डिफेंस रिलेटेड टॉक्स होती हैं। जितनी हमारी बड़े बड़े अफसर जो होते हैं, कमांडर लेवल की टॉप बोल सकते हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर्स होते हैं, मिलिट्री लेवल टॉक्स जो होती हैं, वो हमारी मैक्सिमम इसमें होती हैं। इसमें होती है हमारी मिनिस्ट्री लेवल की टॉक, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से और चाइनीज मिलिट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से ये लोग मिलेंगे। ये कब शुरू हुआ था? ये 2012 में शुरू हुआ था। ये साल में 2 बार मिलते थे, मीट ट्वाइस अ ईयर। लेकिन इस बार ये 2 हफ्ते में दूसरी बार मिल रही है। तो ये जानना ज़रूरी नहीं है कितनी बार इस हफ्ते में मिले, बस ये जानना जरूरी है साल में 2 बार मिलते थे। 2012 किस किस के बीच में होती थी। तो ये दो आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये दोनों ग्रुप इनका जिक्र अभी इंडिया चाइना रिलेशन में हो रहा है, और आपके एसए में भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं कि हम टॉक्स कर रहे हैं थ्रू वेरियस मैकेनिज्म, और इन दोनों का बस आप नाम भी लिख देंगे ना अपने एसए में, तो बहुत वेटेज मिलेगा। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, नेक्स्ट न्यूज़ हमारी है डिफेंस रिलेटेड। तो अभी कुछ नहीं हुआ, प्रोक्योरमेंट करा हमने। जो हमारी जो राजनाथ सिंह है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला है कि इमरजेंसी पावर दे दी है। जो हमारी ये आर्म फोर्सेस है, उसको हमने इमरजेंसी पावर्स दे दी हैं। तो सबसे पहले ये बता देता हूँ डीएसी क्या चीज़ है। तो ये डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, इसको चेयर कौन करता है? डिफेंस मिनिस्टर। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लिख लीजिए, बहुत कंफ्यूजन होता है डीएसी और सीसीएस में। ये सीसीएस है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। तो आप मुझे बताएंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को हेड कौन करता है? ये कमेंट सेक्शन में आप मेरे को इसका आंसर देंगे, मैं कल आपको उसका पक्का आंसर दूंगा। आपको याद रखना है डीएसी को डिफेंस मिनिस्टर हेड करता है, तो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को कौन करेगा? ये आप समझ सकते हैं। ये नहीं है, डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, इतनी मैं हिंट दे देता हूँ। तो बस यही है, अभी आर्म फोर्सेस को इमरजेंसी पावर दे दी है ताकि वो 300 करोड़ तक के वेपन खरीद सकें विदाउट एनी परमिशन। किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है आर्म फोर्स को। 300 करोड़ के अगर उन्हें वेपन चाहिए तो वो अपनी रजामंदी से ले सकते हैं, उन्हें किसी की परमिशन नहीं चाहिए। तो इसके लिए दे दिया गया है। और इसमें दो चीज़ों का जिक्र हुआ है। तो 676 असॉल्ट राइफल तो हमने कहाँ से लिए? यूएस से लिए। और स्पाइक एंटी टैक गाइडेड मिसाइल ये हमने कहाँ से लिए? इसराइल से लिए। तो आपको ये याद करने पड़ेंगे। रोज आता है, रोज एक मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको अपाचे बता चुका हूँ, पिछली बार किससे लिया है? यूएस से लिया है। और भी रोज आते हैं, तो मैं आपको रोज बताता रहता हूँ। एक हमारे क्या कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। अभी विक्रांत करके है एक, वो हम खुद इंडिजीनियस बना रहे हैं। और एक हमारा जो पहले से चलता आ रहा है रशिया की मदद से। तो बस ये जानना ज़रूरी है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ, अभी अशोक लवासा साहब हैं, अपॉइंट किए गए हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो आप ये नाम रिमेंबर कर सकते हैं। एज सच सीएपीएफ नहीं पूछता, लेकिन सीडीएस में कभी कभी पूछ लेता है, क्योंकि इंडिया की तरफ से बने गए हैं, इंडिया के बनने। ये कौन है वैसे? अशोक लवासा अभी प्रेजेंटली कौन है? तो ये इलेक्शनर कमिश्नर है हमारे इंडिया के। इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ना, आपने पढ़ा होगा इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और अदर होते हैं। तो ये उनमें से ये अदर्स हैं। तो अभी ये 2021 में ये सीईसी बन जाएंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर यही बन जाएंगे। इनका नंबर लगा हुआ है। लेकिन प्रेजेंटली हमें याद रखना है कि इलेक्शन कमिश्नर है, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए हैं फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो हम एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं क्या है। तो एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है। इसको फाउंड कब किया गया था? 1966 में। हेडक्वार्टर का है मनीला, फिलीपींस में। ये ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर है, ऑफिशियल है यूएन की ऑब्जर्विंग ग्रुप में। वोटिंग कैसे होती है? वोटिंग होती है जितना हम इसमें पैसा देते हैं उस हिसाब से हमें वोटिंग परसेंट मिलता है। जितना पैसा जो कंट्री इसमें डालेगी उस हिसाब से वोटिंग परसेंट तय होता है। इंडिया का वोटिंग परसेंट आपको ध्यान रखना है 6% है, जो कि फोर्थ हाईएस्ट है। फोर्थ हाईएस्ट है, फर्स्ट नहीं है। स्टेटमेंट होता है इंडिया का जो एडीबी में शेयर है वो फर्स्ट है, नहीं। फर्स्ट किसका है? जापान का। ये सिविल सर्विस में इस
2019 का क्वेश्चन था, समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट हो गया। उसमें स्टेटमेंट में क्या था मैं आपको बता देता हूँ। स्टेटमेंट में क्या था, स्टेटमेंट में आया था कि एडीबी का जो मैक्सिमम शेयर है वो यूएस से आता है। ये स्टेटमेंट था जो सिविल सर्विस में पूछा गया, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया था। एचडीबी का सबसे ज़्यादा जो शेयर हमेशा से जापान का रहा है और सेकंड है यूएस का। ये लोन देती है दोनों को, पब्लिक को भी प्राइवेट को भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑलरेडी यूपीएससी से सवाल पूछ चुका है, तो आपके आने के चांसेस और बढ़ जाते हैं। सो द नेक्स्ट न्यूज इज, हाँ, ये इंडिया यू, अभी हमारे मोदी जी ने वर्चुअल टॉक करी है ईयू से। ईयू आपको सबको पता है, यूरोपियन यूनियन। इसमें कितने मेंबर हैं आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। बहुत ईजी सवाल है, पूछेंगे नहीं पर मैं आपकी नॉलेज चेक करते हैं। तो अब मैं आपके बारे में बता देता हूँ कि इसमें क्या बात हुई है। बायलेटरल एफटीए के बारे में बात हुई है। बायलेटरल एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जो हमने 2007 में साइन करा है। ये अभी तक हो ही नहीं पाया, इस पर बात ही चीज चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे। ये आज तक हो ही नहीं पाया जो हमें फ्री ट्रेड करना चाहिए। ये 2007 में साइन हुआ था नेगोशिएशन के लिए और आज तक नेगोशिएशन चल रही है। इसको हम बीटीआईए भी बोलते हैं, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जो अभी तक बात नहीं हुआ है। अगर कोई बोले कि हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ बायलेटरल ट्रेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो नहीं है, अभी तक नेगोशिएशन चल रही है। इसमें क्या करा जाता है, बैरियर जो हमारे ट्रेड और गुड्स को आने जाने में जो भी बैरियर होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता तो। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट है यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट, नाम आप याद रखिएगा, रटना ही पड़ेगा, उर्सुला वॉन डेर लेन। ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट है ईयू की, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर दूसरा क्या है, ये मोदी जी स्टेटमेंट दिए कल की में, तो ये मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आप ये सीधे आप अपने एसए में यूज़ करें। बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि सर एसए का आप टॉपिक नहीं बता रहे हैं, तो मैं आज टॉपिक बता रहा हूँ आपको। इंडिया यूए के रिलेशन के बारे में लिखना है, हाउ इज़ इंडिया यूए रिलेशन। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, भेज सकते हैं हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी आप हमें फॉलो करिए, प्लीज़ हमें आंसर भेजिएगा। मैं पूरा, अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं पूरा अच्छे से आंसर रिव्यू करके आपको उसका जवाब भी दूंगा कि आपने अच्छा लिखा है, क्या कमी है क्या नहीं है। तो आप प्लीज़ लिखिए। इसमें आप ये एज इट इज लिख सकते हैं, जो ये लाइन, इंडिया ईयू जो है वो नेचुरल पार्टनर्स हैं, शेयर्ड यूनिवर्सल वैल्यूज करते हैं ऑफ डेमोक्रेसी, प्लूरलिज्म, रेस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, मल्टीलेटरलिज्म। तो ये 3 लाइन तो आप एज इट इज लिखिए, रट लीजिए। और ये 3 लाइन मैं आपको बताऊं तो आप मैक्सिमम जगह यूज कर सकते हैं, इतना वो नहीं है। ईयू की जगह बस आप चेंज करते रहिए। ये आप जापान के लिए भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो यही लाइन आप जापान के लिए लिख सकते हैं, ये लाइन आप ऑस्ट्रेलिया के लिए भी लिख सकते हैं, जितने हमारे जिनसे हमारा अच्छा है, जितने ये हम इसराइल के लिए भी लिख सकते हैं। तो ये लाइन आप ऐसी 3-4 लाइन कॉमन है, याद कर लीजिए, हर जगह आप ये यूज़ कर सकते हैं। फिर अभी हमने इसमें 5 ईयर का रोड मैप बनाया ई इंडिया यू टॉक्स में। तो इसमें एक ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम का जिक्र हुआ, यूरोटोम। तो इसमें कुछ नहीं है, कॉपरेशन है दोनों देशों, दोनों के बीच में, इंडिया और ईयू के बीच में। किसके बीच का है, सिविल न्यूक्लियर रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सिविल न्यूक्लियर रिसर्च से कॉर्पोरेशन है। इसमें कौन भागीदार होगा, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इसकी देखभाल करेगा, डीएई, ये इंडिया का है। बस आपको ये याद रखना चाहिए, यूरोटॉम क्या है, ये इंडिया यूए का सिविल न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम है, सिविल न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम, बस इतना याद रख लीजिए, सिविल न्यूक्लियर रिसर्च प्रोग्राम। ये एक इंपॉर्टेंट, मैं जहाँ इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो आप अपने नोट्स में लिख लिया करिए। एक तो यूरोपियन यूनियन वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, पहली फीमेल प्रेसिडेंट, एक ये ईयू जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखिए सबसे ज़्यादा हम ट्रेड ईयू के साथ करते हैं, एक क्वेश्चन तो यही है। जबकि इंडिया जो है वो ईयू का 9th बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, 9th। हम जो ट्रेड करते हैं ईयू से वो सबसे ज़्यादा है, लार्जेस्ट है, और ईयू जो हमसे ट्रेड करता है वो 9th। तो आपको ये लाइन याद रखनी चाहिए। इंडिया ईयू रिलेशन में आप ये पूरा आंसर आपका तैयार हो जाएगा, पूरा 200 वर्ड्स लिखने होते हैं, यहाँ से आप कम से कम 100 वर्ड तो निकाल लेंगे, 100 वर्ड आपको लिखने पड़ेंगे। तो आप एज इट इज अपनी नोट्स में लिख लीजिए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ नेक्स्ट न्यूज़, हाँ ये एक अच्छी न्यूज़ थी। न्यूज़ में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभिजीत बनर्जी। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, इनकी और इनकी वाइफ को, दोनों को। तो आपको बस नोबेल प्राइज़ ध्यान रखना है, कभी कभी नोबेल प्राइज़ आ जाता है, किस क्षेत्र में मिला है, इन इकोनॉमिक्स। तो एक तो अभिजीत बनर्जी है, इनकी बीवी का नाम एस्थर डूफ्लो है, डूफ्लो। तो अभिजीत और इनकी वाइफ है डूफ्लो, उनको इकोनॉमिक्स में नोबेल पीस प्राइज़ मिला। ये कौन देता है इकोनॉमिक्स का नोबेल पीस प्राइज़, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नेशनल ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक रिसर्च ये देती है। तो बस ये और याद रखना है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन इसमें अभी क्या हो रहा है कि महाराष्ट्र में, आपको बता ही देता हूँ मैं पूछने वाला था आपसे क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। महाराष्ट्र में अभी एक रेल लाइन जा रही थी, आपको याद रखनी नहीं है रेल लाइन कौन सी जा रही है, कहाँ जा रही है। तो एक
फॉरेस्ट के एक रिजर्व, टाइगर रिजर्व के बीच में से जा रही थी, तो उसका नाम याद रखना, मेलघाट टाइगर रिजर्व। मेलघाट टाइगर, ये देखिए मेलघाट लिखा हुआ है, ये मेलघाट एक टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन आएगा मेलघाट टाइगर रिजर्व कहाँ है? महाराष्ट्र में। बस आपको इतना याद रखना, डिस्ट्रिक्ट है अमरावती। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, इसमें और जानने का ज़रूरत नहीं है, वो तो सारी पॉलिटिक्स है। अपने को जानने का बस ये था कि कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व है और कहाँ पर है। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये मैं आपको पहले भी कवर कर चुका हूँ, ये न्यूज़ थोड़े 2-3 दिन पहले भी आई थी। आप जो मेरे को प्लीज़ रेगुलर फॉलो करेंगे तो आपको देखिएगा आधी चीज़ तो वैसे ही याद हो जाएंगी। तो अभी यूएस ने क्या करा है, जितने उनके स्टूडेंट्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको बोला है कि आप सब लोग अपने घर चले जाइए, जितना भी अब ऑनलाइन, जितना भी अब मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर होगा वो ऑनलाइन होगा, एंटायरली ऑनलाइन होगा फॉर द फॉल 2020 सेमेस्टर। तो अब आपको यूएस आने की अभी थोड़े दिन ज़रूरत नहीं है, विल नॉट बी परमिट, अभी परमिट भी नहीं किया जाएगा। जितने फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको बोला हम ऑनलाइन ही आपका सेमेस्टर कंप्लीट करा देंगे। पहली जो न्यूज़ से रिलेटेड बात थी ये थी, लेकिन ये नहीं पूछेगा, पूछा जाएगा ये कितने टाइप्स के वीज़ाज होते हैं। तो वीज़ाज तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, इंडिया यूएस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये 4 हैं। H1B वीज़ा, ये स्किल्ड वर्कर्स को दिया जाता है। ये सबसे ज़्यादा यही न्यूज़ में रहता है, इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए वो लोग कह देते हैं कि अनस्किल्ड को दिया जाता है, तो नहीं। H1B, ये आप ध्यान रख लीजिए, H1B लिख लीजिए कहीं, स्किल्ड को ही दिया जाता है, कभी भी अनस्किल्ड को नहीं दिया जाएगा। जो H2B है, ये सीजनल वर्कर्स को दिया जाता है, जो हमारे मेनली होटल्स में जो स्टाफ काम करता है, या जो छोटा स्टाफ है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करता है, उसको दिया जाता है। तीसरा L1, ये इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर क्या होता है, जैसे गूगल है, तो गूगल इंडिया में भी है, गूगल अमेरिका में भी है, तो अगर गूगल इंडिया के लोग गूगल अमेरिका में भेज रहे हैं फॉर ट्रेनिंग पर्पसेज या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो ये L1 वीज़ा दिया जाएगा। फॉर स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर जाना है तो ध्यान रखिएगा, J1 वीज़ा लगता है। जिसको पढ़ने का मन है यूएस में, वो J1 वीज़ा तैयार करवा ले। अभी खैर नहीं मिलेगा, कोरोना के बाद मिलेगा, तो आप ये याद रखिए। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ ये भी यूएस तो रोज ही न्यूज़ में आ जाते हैं, मेरे को तो ऐसा लग रहा है। अब ये हांगकांग, पहले आप जान लीजिए हांगकांग, फिर मैं इस न्यूज़ के बारे में आपको बताऊंगा। हांगकांग क्या है, एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, मतलब चाइना के अंदर ही अलग से पार्ट है, चाइना का ही पार्ट है पर अलग से। ये कब कहाँ है, ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ पियर रिवर, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, लिख लीजिए इसकी लोकेशन, इन साउथ चाइना सी में ईस्टर्न साइड पे। ये हांगकांग जो है पहले ब्रिटिश कॉलोनी थी, इन्हें ब्रिटिश कॉलोनी थी, ये इन्हें मिली थी ओपियम वॉर में, जो 1842 की ओपियम वॉर हुई थी उसके बाद इन्हें मिल गई थी। इसको ट्रांसफर कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, चाइना को ट्रांसफर किया गया 1997 में। तो यहाँ 1 कंट्री 2 सिस्टम है तो चाइना, लेकिन इसमें चाइना का आधा ही सिस्टम फॉलो होता है हांगकांग में, क्योंकि इनका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन तक है हांगकांग का, और यहाँ थोड़ी डेमोक्रेसी है। आप ये याद रखिएगा, चाइना में इतनी डेमोक्रेसी नहीं है, इतनी क्या कुछ भी नहीं है, हांगकांग में डेमोक्रेसी भी है। तो यहाँ 1 कंट्री 2 सिस्टम फॉलो होता है, बस चाइना में नहीं, मकाओ भी एक जगह है जहाँ 1 कंट्री 2 सिस्टम वाला सिस्टम लागू होता है। तो बस स्टेटमेंट ये आएगा, ओनली चाइना है 1 कंट्री 2 सिस्टम, तो नहीं, मकाओ में भी है, जो भी चाइना का पार्ट है उसमें भी। और इसके कॉन्स्टिट्यूशन का डॉक्यूमेंट का नाम है जो हांगकांग का हेक्सर, नाम नहीं, मेरे को प्रोनाउंसिएशन नहीं पता, आपको याद रखना पड़ेगा, HKSAR। ये मैंने कोई CDS का पेपर देखा था, उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्यूमेंट थे, एक रशिया का था, एक EU का था, और बहुत सारे थे, उसमें मैच द कॉलम में आने थे, तो उसमें एक इसका भी था, हांगकांग का भी, तो वो है हेक्सर, आपको याद रखना पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी, यही थी इंपॉर्टेंट। हाँ अब ये न्यूज़ बता देता हूँ। अब ये ट्रम्प साहब कहते कि हांगकांग अलग पार्ट है और चाइना अलग पार्ट है, तो इन्होंने हांगकांग को स्पेशल स्टेटस दे रखा था, चाइना को तो कभी देंगे ही नहीं, हांगकांग को दे रखा था। लेकिन अब इन्होंने कहा है कि हम हांगकांग को भी स्पेशल ट्रेड स्टेटस नहीं देंगे, अब जैसे हम चाइना को डील करते हैं वैसे ही हम हांगकांग को भी डील करेंगे। तो बस इतना याद रखना, यूएस ने जो ये स्पेशल स्टेटस जो देते थे वो अब नहीं देंगे, बस आपको ये याद रखना। सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज आर ओवर। सो आई होप यू लाइक माई लेक्चर। अगर कोई भी दिक्कत है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन का यूज़ करिए, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कोई भी दिक्कत है आप लिखिए कमेंट सेक्शन में, लाइक करिए, हमें फॉलो कर सकते हैं हम सोशल नेटवर्क सारे, टेलीग्राम, इंस्टा, कहीं पे भी फॉलो करिए। और जो मैं आपको बोला हूँ आज इंडिया यूए आंसर लिखने के लिए, वो आप प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, अच्छे से लिखिएगा, मैं उसको रीड भी करूँगा। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।